नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वृद्धि और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास दर। तो हाँ, आज हम वृद्धि दर और ह्रास दर के बारे में चर्चा करेंगे। वृद्धि दर के बारे में आज की क्लास में हम केवल वृद्धि दर के बारे में बातचीत करेंगे और हमारी जो कल की होने वाली क्लास होगी उसमें हम ह्रास दर के बारे में बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद हम कंबाइन रूप से क्लास लेके आएंगे, वृद्धि और ह्रास दर के कंबाइन क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए कि वृद्धि दर और ह्रास दर के आपको कंबाइन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि आपको यह क्लास किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आप क्लास मिस नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वृद्धि दर के बारे में। तो वृद्धि दर क्या होता है और वृद्धि दर के बारे में आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वृद्धि दर के बारे में आपको वृद्धि दर कैसे निकालना है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको 2 वर्ष की जनसंख्या दे रखी है तब आप उसकी वृद्धि दर कैसे निकालोगे ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आपको अनुमानित जनसंख्या कैसे निकालनी है तो वो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, वृद्धि दर के बारे में हम पहले कुछ बेसिक्स चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो हम बेसिक देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे देख लो। यदि आपको वृद्धि दर ज्ञात करना है, हम कमी दर के बारे में तो कल की क्लास में बातचीत करेंगे। और आपको रीट प्री का जो सिलेबस था उसमें क्या दे रखा था, जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि और ह्रास दर, ये आपको दे रखा था। लेकिन आपको इस जो रीट मेंस का सिलेबस है उसमें केवल आपको वृद्धि दर और ह्रास दर दे रखा है। तो हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वही हम पढ़ेंगे, जो नहीं दिया गया है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि काम की चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि दर के बारे में देखते हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने। यहाँ पे मोस्ट ऑफ रूप से आपको 4 फॉर्मूले याद रखने। और एक बात याद रखना, ये जो टॉपिक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन का टॉपिक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक था, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब आप सवाल कर पाओगे, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप आते हुए सवाल को भी नहीं कर पाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए इन सवालों का, यदि आपको वृद्धि दर निकालना है। तो वृद्धि दर का फॉर्मूला ज्ञात कर, फॉर्मूला देखिए। वृद्धि दर इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि दर इक्वल टू वृद्धि अपॉन वृद्धि दर इक्वल टू वृद्धि अपॉन प्रारंभिक वृद्धि या फिर प्रारंभ की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वृद्धि दर आपको ज्ञात करनी है तो वृद्धि दर ज्ञात करने का फॉर्मूला वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। यदि आपको ये तो वृद्धि दर ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। यदि आपको जनसंख्या दे रखी होगी और आपको ये पूछा होगा कि 2007 की जनसंख्या ये है तो 2010 की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको पूछा होगा। या फिर आपको 2 साल की जनसंख्या दे रखी होगी और आपको वृद्धि दर निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, दूसरी जनसंख्या में से पहली जनसंख्या को माइनस करोगे, तब आपको वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। नीचे प्रारंभिक जनसंख्या लिखोगे, इंटू 100 करोगे तो आपको वृद्धि दर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको अनुमानित जनसंख्या ज्ञात करनी है तो अब अनुमानित जनसंख्या कैसे ज्ञात करोगे, यदि आपको 2 वर्ष की जनसंख्या दे रखी है तब हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, तो वही फॉर्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। जैसे दूसरा लिख लीजिए, यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी है तब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ये लिख लेना, Pn इक्वल टू P0 100 प्लस R अपॉन 100, 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम लिख लेंगे, की पावर टाइम लिख लेंगे। तो यहाँ पे Pn क्या है, तो Pm तो बाद वाली जनसंख्या, नहीं Pn क्या है, Pn बाद वाली जनसंख्या, P0 क्या है, प्रारंभ की जनसंख्या, और R तो क्या है, दर है, और N क्या है, T क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे लिख लेना Pn क्या है, Pn है वो बाद की जनसंख्या है, बाद की जनसंख्या, और P0 क्या है, यह प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या, और T तो टाइम है और R तो रेट है, ये तो आपको पता ही है।
तो ये इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। यदि आपको जब फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो ये ध्यान रखना, हम कैसे मूलधन इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय ये लिखते थे, तो ये इसी टाइप से मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे पी एन इक्वल टू यहाँ पे पी नोट आ जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर समय, यहाँ पे आर यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस आर हो जाएगा, तो ये 100 प्लस आर अपॉन 100 लिख लिया और ऊपर टाइम लिख लिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी हो तब आपको वृद्धि दर निकालनी है, तब कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ये देख लेना, ये तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए। यदि आपको वृद्धि दर ज्ञात करनी है, यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी है और वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तीसरा वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो वृद्धि दर को तो हम आर से दर्शाते हैं, तो आर इक्वल टू लिख लीजिए, आर इक्वल टू पी एन अपॉन पी नोट की पावर में लिखोगे 1 अपॉन टी, यहाँ पे टी क्या है, समय है, -1 × 100। ये फॉर्मूला एक याद रखना है। यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी है और 2 साल की अवधि दे रखी है और आपको समय भी दे रखा है और आपको वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तब वृद्धि दर का फॉर्मूला हो जाएगा पी एन अपॉन पी नोट की पावर 1 अपॉन टी -1 × 100। टी क्या है, टी तो टाइम है, पी एन क्या है, पी एन तो बाद की जनसंख्या, पी नोट क्या है, पी नोट प्रारंभिक जनसंख्या। मोस्ट रूप से आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने। इस क्लास में आपको वृद्धि दर निकालनी, यदि आपको ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम आज वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं केवल, और कल हम ह्रास के दर के मतलब कल हम कमी के बारे में पढ़ेंगे। तो वृद्धि दर के बारे में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने, कौन कौन से, तो इन फॉर्मूले के बारे में देख लीजिए। वृद्धि दर आपको निकालना है तो वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100, और आपको यदि 2 जनसंख्या दे रखी है तो 2 जनसंख्या दे रखी है तब आप क्या करोगे, अनुमानित जनसंख्या निकालनी है, तब आप करोगे पी एन इक्वल टू पी नोट इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। टी क्या है, टाइम है, आर क्या है, रेट है, पी नोट क्या है, पी नोट प्रारंभिक जनसंख्या है, पी एन क्या है, तो पी एन बाद की जनसंख्या है। यदि आपको वृद्धि दर निकालनी है तब वृद्धि दर ज्ञात करने का फॉर्मूला आर इक्वल टू पी एन अपॉन पी नोट की होल पावर 1 अपॉन टी -1 × 100। ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आते हुए सवालों को भी छोड़ के आओगे, इस बात को ध्यान रखना। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो यदि आपको भले सवाल आता है लेकिन आप यहाँ पे ये सवाल प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सवाल जल्दी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट तरीके से करना पड़ेगा, तभी आपकी ये सवाल एग्जाम में हो पाएंगे। यदि आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड अच्छी नहीं है तब आप ये सवाल आते हुए भी छोड़ दोगे। तो इसलिए आप अभी आपके पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इन टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक आपको मैंने टॉपिक बता रखे, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, और रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, हाँ ये कुछ टॉपिक है, तो इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। अब हम सवालों को करते, सवालों को देखिए। आपको ये सवाल दे रखा है, इस सवाल को देखना। ये हमें सवाल दे रखा है कि शहर की वर्ष 2009 के अंत में जनसंख्या 1,20,500 थी, जो 2010 के अंत में बढ़कर 1,25,600 हो गई। शहर की वर्ष 2010 में हुई जनसंख्या वृद्धि दर होगी। हमें यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो जनसंख्या वृद्धि दर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको वृद्धि दर ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, कितनी वृद्धि हुई है वो देखिए। यहाँ पे 2009 की जनसंख्या कितनी है, 1,20,500 है। 2010 की जनसंख्या कितनी है, तो 1,25,600 है। कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 1,20,500 और 1,25,600, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 20,000 या 25,000, तो यहाँ पे 20,000 तो 25,000, तो यहाँ पे 5,000 की तो यहाँ पे वृद्धि, और ये 500 और ये 600, तो 100 की यहाँ पे, तो 5100 की वृद्धि हुई है। टोटल कितने की वृद्धि हुई है, 5100 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे हम प्रारंभिक जनसंख्या, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2010 में हुई जनसंख्या वृद्धि दर होगी। हमें 2010 में हुई जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है। तो 2010 में जनसंख्या कितनी थी, तो 1,25,600 थी। तो हम नीचे कितने यहाँ पे कितने लिखेंगे, नीचे तो प्रारंभिक जनसंख्या आती है, तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 1,20,500 है।
प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 1,20,500 है। हमें फॉर्मूले हमें देखा था, फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था, ऊपर तो वृद्धि लिखी थी, नीचे प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। तो ऊपर तो मैंने वृद्धि लिख ली, कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी जनसंख्या में से पहली जनसंख्या माइनस करेंगे। अब प्रारंभिक जनसंख्या 1,20,500, तो हम 1,20,500 लिख लेंगे और इंटू में 100 करेंगे। अब इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, तो अब सोल्व आउट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको 5 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 5 एकम 5, 5 दू की 10, 2 बचेगा 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और 5 एकम 5, 241 बार कैंसिल आउट हुआ। ये 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 बचा, तो अब 1 बचा, तो अब 0 भी आएगा, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, 0 लिख लेता हूँ। 5 दू की 10, तो यहाँ पे कितने बार, 2 बार कटेगा, और यहाँ पे 0 का 0 आ गया, तो 1020 आ गया यहाँ पे। अब 241 से इसको कैंसिल आउट करो, मैं 241 से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 200, यहाँ पे 2 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 241 के पाड़े से इसको कैंसिल आउट करो, तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 241, तो ये 2 चौके 8 कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, तो 800 हो गया। 41 इंटू 4 करोगे, 2 चौके 8, तो ये 800 हो गया, और 41 इंटू 4, तो 4 और 16, तो ये कितना हो गया, 164 हो गया। 164 और 800 964 हो गया, तो 964, तो ये कितनी बार गया, 4 बार गया, 4 बार गया, 964 आ गया। तो 1020 में से 964 माइनस करो, 1020 में से 964 में माइनस करूँगा, तो 1020 माइनस 964, तो ये 56 बचेगा। तो 56 तो पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे कितना, 560 हो गया, 560 हो गया, तो 560 हो गया। अब कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 560, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 2 दू की 4, तो ये 2 बार जाएगा। 241 में 560 का भाग दो, तो ये 2 बार जाएगा, तो 4.2 आपको कहाँ दिख रहा है, 4.2, ये आपको ये बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये आगे भी जा रहा है, लेकिन आगे आपको सोल्व आउट नहीं करना है, यदि करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 4.25 इसका राइट आंसर है, 4.25 इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। यदि आपका कैलकुलेशन करने का तरीका अच्छा है तब आप आसानी से सवाल कर पाओगे, यदि कैलकुलेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है तब आप सवाल नहीं कर पाओगे, आते हुए सवाल भी छोड़ दोगे। तो समझ में आया आपको किस तरीके से सवाल को करना है। हमें क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार सवाल को वापस देख लीजिए। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे अ शहर की जनसंख्या 2009 के अंत में जनसंख्या कितनी है, 1,20,500 है। 2010 के अंत में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 1,25,600 हो गई। शहर की वर्ष 2010 में हुई जनसंख्या वृद्धि दर होगी। हमें जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए पहले कितनी वृद्धि हुई ये हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1,25,600 में से 1,20,500 माइनस करेंगे। मैंने इस संख्या में से इसको माइनस किया तो यहाँ पे मुझे 5100 प्राप्त हुआ। तो वृद्धि कितनी प्राप्त हुई, तो 5100 की वृद्धि हुई। अपन प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, तो 1,20,500 है, तो 1,20,500 लिख लिया, ये लिख लिया, इंटू 100 का 100 लिख लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मैंने 5 के पार्ट से कैंसिल आउट किया, ये 241 बार कैंसिल आउट हुआ और ये 1020 बार कैंसिल आउट हुआ। अब मैंने इसको 241 से डायरेक्ट कैंसिल आउट किया तो 4.25 इसका राइट आंसर प्राप्त हुआ। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है ये सवाल, देखिए ये आपको सवाल दे रखा है कि अजमेर शहर में 2001 की जनगणना के अनुसार 1,90,800 लोग रहते थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर शहर में रहने वाले लोगों की संख्या 5,79,144 हो गई। 2001 से 2010 के दशक में अजमेर शहर की जनसंख्या में हुई वृद्धि दर होगी। यहाँ पे हमें वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो वृद्धि दर हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो कितनी वृद्धि हुई ये हमें देखनी पड़ेगी। तो कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे 2001 में वृद्धि की जनसंख्या इतनी है और 2010 में जनसंख्या कितनी है, नहीं 2011 में जनसंख्या इतनी हो गई, ये इतनी हो गई। तो हम इस जनसंख्या में से ये जनसंख्या माइनस करेंगे, तो मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 5,79,144। इसमें से
4,90,800, इसको मैं माइनस करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, 8 और यहाँ पे ये 9 गए तो यहाँ पे 8 प्राप्त होगा, यहाँ पे ये हमें प्राप्त हो गया 88,344। तो कितने की वृद्धि हुई, तो 88,344 की वृद्धि हुई अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे 4,90,800 है तो 4,90,800 ये प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। अब इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है, ये तरीका आपको याद होना चाहिए। हमें क्या करना है कि आपको वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए पहले वृद्धि देखेंगे। तो वृद्धि देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो आपको वृद्धि प्राप्त हो जाएगी अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कौन सी है, ये है, इंटू 100 करोगे। अब इसको सोल्व आउट करो, मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब ये संख्या किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो गए, ये संख्या किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो गए, मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 4 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 4 के पाड़े से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। चलो मैं 4 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 दूकी 8, 9 1 बचा तो 10 हो गया, तो 10 हो गया, 4 दूकी 8 8 तो 2 बचा, तो 2 बचा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 7 बार कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 4 के पाड़े से कैंसिल आउट, 4 दूकी 8 4 दूकी 8 और यहाँ पे ये दो संख्या एक साथ लेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 8 चौक 32 तो 8 बार कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा तो 6 चौक 24 होता है तो 6 आएगा यहाँ पे। अब 1227 से इसको कैंसिल आउट करो, तो 1227 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार कैंसिल आउट होगा। अब ऑप्शन देखिए, अब देखो थोड़ी डिफिकल्ट ये संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या है और थोड़ी डिफिकल्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो 1000 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट एक बार जाएगा। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो 2 दे रखा है तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी 2 दे रखा है तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पहली संख्या 1 होनी चाहिए, यहाँ पे भी 2 दे रखा है तो ये संख्या भी हो नहीं सकती है। अब यहाँ पे 1 दे रखा है तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। करने के ये तरीके होते हैं। यदि आपको डिफिकल्ट कोई संख्या दे रखी है और आपको उसको सोल्व आउट करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 संख्या तक आप इसको सोल्व आउट कर लो, उससे ज़्यादा सोल्व आउट मत करो। या फिर आपको पॉइंट में कोई भी संख्या दे रखी है तो 1 से 2 पॉइंट तक आप सोल्व आउट कर लो, फिर आप ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ सकता है, जो इसके नज़दीक होगा वो ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने इसको इससे कैंसिल आउट किया तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यदि 2 बार जाएगा तो ये 2000 से ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे तो ये 2 बार करेगा तो यहाँ पे 4 होगा तो ये 400 के करीब चले जाएगा, और ये तो 200 के करीब है। तो हम क्या करेंगे, 1 बार भाग देंगे, तो 1 बार भाग देंगे तो ये 1 तो मुझे यहाँ दे रखा है तो ये ऑप्शन इसका राइट है। 2 बार तो नहीं जा सकता है तो इसको कैंसिल आउट कर लो, और यहाँ पे 18% इसका राइट आंसर। आगे सोल्व करोगे तो 18% इसका राइट आंसर निकलेगा। लेकिन आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, क्योंकि पूरा सोल्व करने बैठोगे और आप करेक्ट आंसर की तलाश में रहोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहेंगे। तो आप केवल संभावना व्यक्त करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर ऑप्शन देखो, सवाल को करने के 4 से 5 तरीके होते हैं। एक तो आप सवाल से डायरेक्ट करो, एक कोई लॉजिक लगा लो, या फिर ट्रिक लगा लो, या फिर ऑप्शन से कर लो। आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे देखना है और ऑप्शन से आपको आंसर टिक करना है। अब आगे बढ़ते, आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है कि किसी स्थान की 2008 में जनसंख्या 1,20,000 थी, वह जनसंख्या में वार्षिक तौर पर 3% वृद्धि हो जाती है। वार्षिक तौर पर कितने की वृद्धि हो जाती है, 3% की वृद्धि हो जाती है। तो उस स्थान की वर्ष 2010 की जनसंख्या होगी। हमें वर्ष 2010 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 2010 की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको जनसंख्या दे रखी है। 2008 में जनसंख्या कितनी थी, तो 1,20,000 थी, और वह जनसंख्या में वार्षिक तौर पर कितने की वृद्धि की जा रही है, 3% की वृद्धि की जा रही है। अब उस स्थान की वर्ष 2000 की जनसंख्या होगी। अब हमें यहाँ पे वर्ष 2010 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 2010 की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो दूसरा फॉर्मूला बताया था, शायद दूसरा बताया था या तीसरा बताया था, आप फॉर्मूला देख लेना, उस फॉर्मूले से करेंगे। अब यहाँ पे तो हमें पीएन की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या तो हमें ज्ञात करनी है। तो बाद की जनसंख्या के लिए तो हम पीएन से लिखते हैं, और पहले की जनसंख्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1,20,000 यह हमें दे रखी है। इंटू का इंटू
और 1 प्लस दर बटा 100, दर कितनी है, दर 3% है। तो जनसंख्या 100 होती है, किसी भी शहर की जनसंख्या 100 होती है, 3 की वृद्धि हो गई तो वह जनसंख्या कितनी हो गई, 103 हो गई। अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपॉन नीचे 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 की पावर में समय देखो यहाँ पे 2008 है और यहाँ पे 2010 है, कितने का समय लगा, 2 वर्ष का समय लगा, तो ऊपर में 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग है तो 100 का वर्ग 4 जीरो आ जाएंगे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 103 का वर्ग देखो, 103 का वर्ग, यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तब आपको किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रखा है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ। आपको यदि अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 103 का वर्ग करना है, तो 103 ये 100 से कितना ज़्यादा है, 103 100 से 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 ऐड करो, तो 103 में 3 ऐड करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 106 प्राप्त हो जाएगा। और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पे 0 लिख लिया, ये 103 का वर्ग होता है। ये मैं शॉर्टकट तरीका पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लेना। और आपका जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है और घन और घनमूल है वो आपके प्रत्येक जो टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीख लेना। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, और घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो शॉर्टकट तरीका आप सीख लेना। यहाँ पे 103 में 3 जोड़ोगे तो 106 और 3 का वर्ग 09, ये 103 का वर्ग हो गया। इंटू 12 का गुणा कर लो, तो 12 का गुणा करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 12 का गुणा कर लो, अब 12 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 नवानी 108, तो 108 तो 08 एक हासिल आ गई, एक हासिल आ गई, तो 12 छंग 72, 72 और 1 73, तो 73 और 12 एकम 12, ये आपको कहाँ दिख रहा है, 127308, ये मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमें सवाल को करना है, सवाल आपको किस टाइप का दे रखा है और आपको किस तरीके से करना है, आपको समझ में आ गया होगा। या फिर से समझाओ एक बार, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये सवाल दे रखा है कि देखो 1 साल की जनसंख्या दे रखी है 1,20,000 और हमें दूसरे साल की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Pn इक्वल टू P0 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। यहाँ पे दर कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है, तो 100 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, अपॉन 100। समय कितना है, 2010 में 2008, यहाँ पे ये माइनस करोगे तो ये कितना, 2 साल का समय, तो 2 साल का समय तो ऊपर पावर में 2 आ गया। अब 103 का वर्ग करोगे तो एक यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब इस संख्या में 12 का गुणा करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ये प्रैक्टिस मांगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है कि अ शहर की 1 जनवरी 2010 को जनसंख्या 2,50,500 थी। अ शहर की 1 जनवरी 2010 को जनसंख्या 2,50,500 थी। यदि उस शहर की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है, तो 6% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 30 जून 2011 को अ शहर की जनसंख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें अभी फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते, तो हमें दूसरी के Pn की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे 1 साल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,50,500, ये हमें जनसंख्या दे रखी है, इंटू 1 प्लस दर कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 दे रखी है, तो ये कितना हो गया, 100 होती है जनसंख्या किसी भी शहर की, और 6 वृद्धि होती है, 6% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया, 106 और बटा 100, 106 बटा 100 की पावर समय कितना होगा, यहाँ पे समय कितना होगा, 1 जनवरी 2010 से यहाँ पे 30 जून 2011, तो 2010 और यहाँ पे 2011, तो 1 साल का समय, और यहाँ पे 30 जून, यहाँ पे आधा साल का समय, तो 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। और यदि आपको परिमेय संख्या में कोई भी समय दे रखा है, तब मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यदि आपको परिमेय संख्या, यहाँ पे समय कितना हो रहा है, यहाँ पे समय हो रहा है 1 सही 1/2, 1 साल तो पूरा लग रहा है और दूसरा साल आधा लग रहा है, क्योंकि 30 जून 2011 की बात की जा रही है, 30 जून 2011 की बात की जा रही है, और 1 जनवरी से समय शुरू हुआ था, तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर न 30 दिसंबर तक का तो 1 साल हो गया, और फिर 1 जनवरी 2011 से 30 जून 2011 ये आधा साल हो गया, तो यहाँ पे आधा साल तो दर आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 106 का आधा 103 हो जाएगा, 103 बटा 100। अब इसको सोल्व आउट करो, तब आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करूँगा,
जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं 100 से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा। मैं 2 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, मैं 2 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, 2 5 10 और 0 का 0, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेते तो क्या, नहीं 5 के पाड़े से तो ये कैंसिल आउट होता ही नहीं। 4 के पाड़े से ये 25 होता है, 4 के पाड़े से 4 2 के 8, ये 24, ये भी नहीं होता। तो मैं इसको मैं 2 के पाड़े से ही कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 2 5 10 और 2 5 10 और 2 3 6, तो यहाँ पे 53 आ गया। और यहाँ पे एक नीचे 50 है, तो 50 को मैं अभी 50 एज इट इज रहने देता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। मैं 25 0 5 को भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मैं इसको 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, तो 5 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा। 5 5 25 और यहाँ पे 0 का 0, 5 एकम 5, और यहाँ पे मैं 5 के पाड़े से 5 2 की 10, नहीं 5 एकम 5 और 0, यहाँ पे 10 प्राप्त हो गया। ये राइट है, हाँ 2 5 10, हाँ राइट है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 501 का 103 से गुणा करवा लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे 53, तो इसको मैं गुणा करवा लेता हूँ। 501 और 103 इसका गुणा करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 0 और 5 3 15 और इंटू 1 0 5, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 3 0 6 1 और 5, और उसमें आपको 53 का गुणा करना है। तो आप 53 का गुणा करो, मैं यहाँ पे 53 का गुणा करता हूँ तो यह मुझे कितना प्राप्त होता है, 3 3 9 0 76 18 का 8 हासिल 1 और 3 एकम 3 3 और 1 4 और 5 3 15 इंटू 5 3 15 और 6 5 30 का 0 हासिल 3 हासिल 5 एकम 5 5 और 3 8 और 5 5 25, ये मुझे प्राप्त हुआ। अब ये 9 5 और 8 और 1 9 4 और 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 5 6 7 और 2, यहाँ पे 27 34 95, 27 34 95, तो 27 34 95 और आपको 10 का भाग भी देना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट 27 34 95 कहाँ दे रखा है, 27 34, यहाँ पे 27 34 नहीं, 27 34 नहीं, 27 34 यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट है तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। हमें सवाल ये दे रखा था, हमें सवाल क्या दे रखा था, सवाल को एक बार वापस समझना। हमें सवाल दे रखा था अशहर के 1 जनवरी 2010 की जनसंख्या 2,50,500 थी। हमें दूसरे साल की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी और हमें दर दे रखी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 1 जनवरी 2010 से 30 दिसंबर 2010 तक, तो 1 साल होता है, और 1 जनवरी 2011 से 30 जून 2011 तक आधा साल होता है, तो समय 1 से 1/2 हो गया। हमें दूसरे साल की जनसंख्या ज्ञात करनी है। PN इक्वल टू हमें जनसंख्या दे रखी है वो लिख लेना है, इंटू यहाँ पे 6% की वृद्धि होती है, तो 100 में 6 जोड़ोगे तो 106/100, और यहाँ पे आधा साल है, ये तो दर कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, और आधे साल के लिए ये दर आधी हो जाएगी, तो 103/100 हो गया। अब इसको सोल्व आउट करोगे, तो मैं सोल्व आउट करूँगा तो मुझे लास्ट में आंसर ये C ऑप्शन प्राप्त होगा, तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने कैलकुलेशन कर ली तो यहाँ पे ये आंसर प्राप्त हुआ, C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, हमें आगे ये सवाल दे रखा है कि किसी शहर की 2008 की जनसंख्या 1,80,000 तथा वर्ष 2010 की जनसंख्या 1,98,450 है। 2 वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या में हुई वृद्धि दर होगी। यहाँ पे हमें वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो वृद्धि दर हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि वृद्धि दर ज्ञात करने का मैंने अभी फॉर्मूला बता रखा है। क्या फॉर्मूला बता रखा था, यहाँ पे मैंने R इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट संख्या लिखूंगा। यहाँ पे मैंने R इक्वल टू PN ऊपर लिखा था, PN मतलब दूसरे साल की जनसंख्या। यहाँ पे दूसरे साल की जनसंख्या कितनी है, तो 1,98,450 है। यहाँ पे अपॉन P नॉट, यहाँ पे पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी है, पहले वर्ष की जनसंख्या 1,80,000, तो ये लिख लिया। और यहाँ पे समय कितना है, समय आपको दे रखा है 2008 से 2010, 2 वर्ष का समय, तो समय 1/2 आ जाएगा और -1, तो यहाँ पे -1 आ गया और इंटू 100 आ गया, इंटू 100। अब इसको सोल्व आउट करो, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा,
जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसको मैं सोल्व आउट करता हूँ। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं 18 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब 18 के पार्ट से कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है, मैं पहले 18 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा। 18 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, 18 एकम 18 और यहाँ पे 1 बचेगा, 18 एकम 18। अब यहाँ पे दो संख्या हम एक साथ लेंगे तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। 18 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो 36। तो ये कितना बचेगा 36, तो ये 4 5 9 बचेगा, तो 18 5 90 हो गया, 18 5 90। तो यह 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 5 90, तो यहाँ पे 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे 4 0 तो एज इट इज है, तो नीचे 4 0 एज इट इज रहेंगे। अब मैं इसको आगे सोल्व आउट कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 11, 18 के पार्ट से कैंसिल आउट किया, 18 एकम 18, 1 हो गया, 18 हो गया, 18 एकम 18 और यहाँ पे दो संख्या एक साथ ले ली तो 0 लिख लिया। और यहाँ पे 18 दूनी 36, तो ये कितना बचेगा 36, तो यहाँ पे 90 हो गया, 90 हो गया, तो 18 5 90, हाँ तो 5 आ गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो तो r इक्वल टू में क्या लिखूँगा, यहाँ पे ये तो रूट आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा और ये हमें नीचे 4 0 दे रखा है, तो 4 0 मतलब 4 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4 संख्या के बाद पॉइंट, तो मैं इसको 1.1025 ये मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे रूट का रूट एज इट इज लिख लो, -1 और इंटू 100, तो इंटू 100 का इंटू 100 आ जाएगा। अब इस यहाँ पे इंटू 100 आ गया। अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1.1025, तो 25 तो 5 का वर्ग होता है और 10 और यहाँ पे ये 11, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 1.05 में लिख सकता हूँ, तो 1.05 लिख लिया, -1 और इंटू 100 यहाँ पे ये माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 0.05 और इंटू 100 और यहाँ पे पॉइंट हटाओ तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5% आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हमें सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा था 2008 की जनसंख्या हमें दे रखी थी 1,80,000 और 2010 की जनसंख्या हमें दे रखी है। हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने के लिए बाद वाली जनसंख्या पहले लिखेंगे, फिर पहले वाली जनसंख्या बाद में लिखेंगे, नीचे अपॉन में और ऊपर समय में। समय कैसे लिखेंगे, 1/t लिखेंगे, तो टी कितना है 2 वर्ष है, -1 इंटू 100। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे लास्ट में आंसर ये प्राप्त हो जाएगा, तो 5% ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है बीकानेर शहर की वर्ष 2007 की जनसंख्या 5,50,000 थी। वर्ष 2010 में वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि प्रतिवर्ष 5% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो 5% जनसंख्या बढ़ जाती है, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो Pn इक्वल टू कितना है, Pn इक्वल टू P नोट कितना दे रखा है, 5,50,000 हमें दे रखा है। तो 5,50,000 का 5,50,000 एज इट इज इंटू 1 प्लस दर कितनी दे रखी है, दर हमें 5% दे रखी है, तो ये कितना हो गया 105 और बटे 100 की पावर। समय कितना दे रखा है आपको 2007 और 2010, तो 3 वर्ष का समय, तो ऊपर 3 आ जाएगा। मैं इसको 5 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा तो ये 21 बार कैंसिल आउट होगा और 5 दूनी 10 ये 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको 20 बार कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, तो 3 0 से मैं 3 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 1 2 और 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, क्योंकि इसका क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे 4 बचेगा, 2 दूनी 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर लूँ। जब मैं 4 को इससे कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 4 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 4 एकम 4 और 5 1 बचा, तो 4 तिया 12, तो ये 3 बचेगा, तो पॉइंट लगा और 0 हो जाएगा, 30 हो गया। तो 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 7 चौक 28, 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने 7 बार कैंसिल आउट कर लिया, 7 बार कैंसिल आउट कर लिया। अब 28 तो 2 बचेगा, तो 20 हो गया, 4 5 20। अब ये इतनी बार कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ, तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब हम जानते हैं 9,261 होता है, तो 9,261 लिख लिया। मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो ये 5 5 25,
आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 5 25 का 5 हासिल आई 2, 7 5 35, 35 और 2 कितना होता है 37, 37 का 7 हासिल आई 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18 का 8 हासिल 1 और 5 एकम 5, 5 और 1 6। आप जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको इसमें से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लास्ट में इसका 5 आ रहा है, तो क्या ये 5 वाला आंसर हो सकता है क्या? लास्ट में इसका 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 है, तो ये तो ऑप्शन आप देख लेना कौन सा ऑप्शन राइट है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? सवाल तो समझ में आ गया, तब तो आपको दिक्कत है नहीं। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को लिख लिया। 5% की वृद्धि हो रही है तो 105/100 लिख लिया, इसको सोल्व आउट किया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ लेता हूँ, आपको ये होमवर्क करना है, ये आपको होमवर्क करना है और आपको इन ऑप्शन में से इसको टिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है ये देख लेना। अब हम आगे बढ़ते, आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि बीकानेर की वर्ष 2007 की जनसंख्या 5,50,000 थी। वर्ष 2010 में वहाँ की जनसंख्या 7,32,055, 7,32,055 हो जाए तो वृद्धि दर होगी। हमें यहाँ पे वृद्धि दर निकालनी है। तो वृद्धि दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए बाद की जनसंख्या कितनी है, तो 7,32,055 ये हमें दे रखी है, और बाद की पहले वाली जनसंख्या 5,50,000 तो ये हमें दे रखी है, तो ये लिख लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। तो समय हमें कितना दे रखा है 2007 और 2010, तो 3 साल का समय, तो 1/3 लिखेंगे और -1 का -1 और इंटू 100। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको इसको सोल्व आउट करना है और आंसर प्राप्त करना है। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के पार्ट से या फिर 11 के पार्ट से कैंसिल आउट करो तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 11 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 11 5 55, 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 6 66, तो 66, तो ये कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। 66 तो ये 7 बचेगा, तो 66, तो 4 3 7 बचेगा, तो ये 72 हो गया। तो ये भी 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 72 66 तो 72, तो ये 6 बचेगा, 60 हो गया। 60 हो गया। 11 5 55, तो 5, तो 11 5 55 और 5, तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे 5 बचेगा तो मैं 0 पॉइंट लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मैं आगे सोल्व आउट नहीं करता हूँ, यहाँ तक ही कर लेता हूँ। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँ, 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ। जब मैं 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दिया 15 और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 एकम 5, तो 11 31 और 11 31 तो किसका, 11 का क्यूब होता है। तो मैं नीचे ये 11 का क्यूब लिख लेता हूँ, ये 11 का क्यूब होता है और नीचे 4 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, लगभग 1 पॉइंट करके आएगा और -1। मैं इसमें ये माइनस करता हूँ और इंटू 100, ये इसमें ये माइनस करोगे, 1.1 में से 1 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 0.1। और पॉइंट यहाँ पे हटाया, जहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा, 1.1 में से 1 गए तो 0.1 प्राप्त होगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 1 0 कैंसिल आउट, तो 10% आपको राइट आंसर प्राप्त होगा। 10% आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? इस तरीके से ये वृद्धि वाले क्वेश्चन थे। कल हम कमी वाले क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम कंबाइन क्वेश्चन करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।